लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है। जिनके आंख और कान खुले हैं उन्हें पता होगा कि लोकतंत्र विरोधी गतिविधियां पिछले एक दशक में कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। विपक्ष के ही हर मुख्यमंत्री पर करप्शन के चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। लाइव लॉ की रिपोर्ट बताती है कि पटियाला कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट पेश की गई, जिसका संबंध पिछले साल संसद के भीतर सुरक्षा में सेंध से जुड़े आरोपियों से है। खबर यह है कि यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत हिरासत में रखे गए इन आरोपियों ने पटियाला कोर्ट को सूचित किया है कि प्रशासन उन पर दबाव डाल रहा था ताकि वे ये मानने के लिए तैयार हो जाएं कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी उस कथित अपराध को अंजाम देने में विपक्षी दलों का हाथ था। विपक्षी दलों के कहने पर यह सब किया गया, यानी पार्लियामेंट में घुसने के लिए पास का इंतजाम किया भाजपा के ही एक विधायक प्रताप सिम्हा ने, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बस अब इन आरोपियों को प्रशासन द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए गए और कई प्रकार की यातनाएं दी गई। इतना ही नहीं, इन आरोपियों का तो यहां तक कहना है कि उन्हें सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया। सादा कागज यानी 70 खाली पेजों का जिक्र किया गया है। कुल 6 में से 5 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ललित झा, महेश कुमावत और अमोल शिंदे की ओर से पटियाला की अदालत में इस बाबत याचिका दायर की गई है। लाइव लॉ के अनुसार अपनी याचिका में आरोपियों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अपने अपने सोशल मीडिया साइट्स, अकाउंट्स, ईमेल और फोन के पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया गया। इस याचिका में यह भी बताया गया है कि पॉलीग्राफ यानी नार्को टेस्ट करने वाले अधिकारियों के द्वारा 2 आरोपियों के ऊपर दबाव डाला गया कि वे किसी विपक्षी राजनीतिक पार्टी या नेता का नाम इस मामले में शामिल होने के लिए लें। नीलम आजाद सहित सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर किया गया था, जिसके बाद इन सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि को 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 13 दिसंबर 2023 के दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल में यह घटना घटित हुई थी, जिसे बेहद गंभीर चूक का मामला माना जा रहा था। तब एएनआई ने दिल्ली पुलिस का बयान जारी करते हुए उसके हवाले से बताया था कि संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में प्रारंभिक जांच विवरण से जानकारी मिली है कि 2 लोग नीलम और अमोल, जो कि परिसर के अंदर संसद भवन के बाहर पकड़े गए। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, उनके पास कोई बैग या पहचान पत्र नहीं था। उनका दावा है कि वे खुद संसद पहुंचे और उन्होंने किसी भी संगठन से जुड़ने से इनकार किया है। दिल्ली पुलिस आगे की पूछताछ के लिए विशेष टीम का गठन कर रही है और यह सब एएनआई की एक रिपोर्ट में बताया गया था। सनद रहे कि 13 दिसंबर 2023 को देश की संसद के भीतर निचले सदन में जारी सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला तब सामने आया था जब दर्शक दीर्घा में बैठे 2 शख्स अचानक नीचे कूद आए। ये दिन संसद भवन पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी का था, जिसमें एक शख्स को मेजों पर कूदते देखा गया, जिसे सुरक्षा कर्मियों सहित कुछ सांसदों द्वारा भी पकड़ने की कोशिश की गई। सदन से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था, जबकि संसद के बाहर भी नारेबाजी कर रहे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बाद में इस घटना को अंजाम देने से जुड़े अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से इस बाबत उनका पक्ष रखने के लिए कहा है। आरोपी नीलम आजाद ने हाल ही में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। जब यह घटना हो रही थी तब इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। तभी यह सामने आया था कि ये सभी आरोपी बेरोजगारी की मार झेल रहे थे। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि बिहार से लेकर दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर विरोध जताने वाले इन युवाओं के फोन और सोशल मीडिया साइट्स को पुलिस कब का खंगाल चुकी है और इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां तक सार्वजनिक जानकारी में आ चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब सब कुछ शीशे की तरह साफ है तो फिर नार्को टेस्ट या जबरन दबाव डालकर विपक्षी पार्टी या उसके नेताओं का नाम स्वीकार करने के लिए इन्हें क्यों बाध्य किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक देकर क्या राजनीतिक प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है? द हिंदू की वरिष्ठ पत्रकार विजेता सिंह ने सहकर्मी इशिता मिश्रा के हवाले से सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, संसद की सुरक्षा के उल्लंघन मामले में 6 में से 5 आरोपियों ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी है।
उन्होंने अदालत को सूचित किया है कि कथित अपराध और राजनीतिक दलों के साथ उनके जुड़ाव को कबूल करने के लिए उन्हें बिजली के झटके दिए गए। उनसे 70 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर कराए गए और एक राजनीतिक दल का नाम बताने के लिए मजबूर किया गया। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा की जा रही है। एक सप्ताह पहले ही खबर में एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के बयान में कहा गया था कि 40 दिनों में संसद सुरक्षा में सेंध मामले के सभी 6 आरोपी खुद को मशहूर करने के लिए कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से सेल्फ फंडेड और स्वप्रेरित थे। ऐसे में पटियाला कोर्ट के समक्ष आरोपियों की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को लेकर कल से एक बड़ा विवाद शुरू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो आम चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा गंभीर मामला बन जाता है। बेरोजगारी निस्संदेह आज सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे गोदी मीडिया बात करना नहीं चाहता। चुनाव के दौरान $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सालाना 2 करोड़ नौकरियां और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला ही रह गई हैं। हमारे देश के युवा आज युद्धग्रस्त इजराइल में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं। ऐसे में भारतीय युवाओं की बलि देने की अनुमति कोई सरकार कैसे दे सकती है। इन आरोपियों ने अंदर जो नारे लगाए उनमें शामिल थे तानाशाही खत्म करो, संविधान की रक्षा करो, जय हिंद और वंदे मातरम। उनका उद्देश्य बेरोजगारी के गंभीर संकट की ओर देश का ध्यान खींचना मात्र था। इन युवाओं ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने का अत्यंत प्रभावी प्रयास किया है। भगत सिंह और उनके कामरेडों ने बम फेंकने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि समाचार पत्रों में उनके विचारों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। आज के समय में भी स्थिति ठीक यही है। मुख्य धारा का मीडिया यानी गोदी मीडिया का आम लोगों के सरोकारों और परेशानियों को लेकर पूरी तरह नेग्लेक्टफुल बिहेवियर साफ साफ दिखाई देता है। बढ़ती महंगाई, हंगर इंडेक्स में भारत की गिरती स्थिति और बेरोजगारी की दिन ब दिन बड़ी होती फौज मीडिया को न तो नजर आ रही है और न ही उसे इनसे कोई मतलब है। 2014 के आम चुनाव के लिए प्रचार के दौरान वायदा किया गया था कि सत्ता में आने के बाद भाजपा की सरकार हर साल रोजगार के 2 करोड़ अवसर निर्मित करेगी। लेकिन हुआ क्या? नोटबंदी, जिसने छोटे व्यापारियों, गांव और छोटे शहरों में करोड़ों लोगों की अपनी नौकरियां और काम धंधे छीन लिए। ये सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों के पूरे कंट्रोल में नजर आती है और रोजगार के अवसरों को पैदा करने के बारे में तो सोच भी नहीं रही। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक खबर कहती है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की सकल दर जो सितंबर में 7.09% हुआ करती थी, अब बढ़कर 10.05% हो गई। ये मई 2012 के बाद से अब तक की सबसे उच्चतम दर है। इसी दौरान ग्रामीण बेरोजगारी की दर 6.2% से बढ़कर 10.82% हो गई है, जबकि शहरी बेरोजगारी 8.44% रही है। इसी न्यूज़पेपर ने 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित एक खबर में लिखा, पिछले महीने इंफोसिस लिमिटेड और विप्रो लिमिटेड सहित कई ऐसी भारतीय कंपनियों ने घोषणा की है कि वे नए ग्रेजुएट्स को काम देने की अपनी योजनाओं को विराम दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि कॉलेजों से निकलने वाले हजारों इंजीनियर डिग्रीधारी बेरोजगार रहेंगे। और कमाल की बात तो यह है कि इन सबके बीच प्रजातांत्रिक विरोध के लिए स्थान और अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी यूनियनों के चुनाव नहीं होने दिए जा रहे और ऐसे सेमिनारों का आयोजन भी बाधित किया जा रहा है जिनमें सरकार की आलोचना की आशंका हो। संसद में जो हुआ वो स्पष्टतः कुंठित विद्यार्थियों और युवाओं द्वारा अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो तरीका इन युवाओं ने अपनाया वो सही नहीं था, मगर क्या इन युवाओं के खिलाफ यूएपीए जैसे कड़े और भयावह कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करना उचित है? ये सही है कि इस घटना ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 4 साधारण युवा अभेद सुरक्षा को बहुत आसानी से भेदने में सफल रहे हैं, मगर इसे कोई गंभीर षड्यंत्र बताकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाए जाने की बजाय सरकार को बेरोजगारी की समस्या के सुलझाव की दिशा में काम करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, एकदम मुफ्त है। हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। शुक्रिया।